हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बस। मेरा नाम है प्रियंका और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में। आप एसबीआई क्लर्क का एक फॉर्म भरने वाले हो, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि वन टाइम में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। अगर आप सीरियस हो प्रीलिम्स क्रैक करने को लेकर 2021 में, अगर आप जॉब पाना चाहते हो, प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो, तभी आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आप कैजुअली पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, मस्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हो, नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। वीडियो अभी स्किप कर दीजिए, आगे 10-12 मिनट टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप सीरियस हो प्रीलिम्स क्लियर करने को लेकर, एग्ज़ाम जॉब लेने को लेकर, तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और डेफिनेटली आप इसे फॉलो करके एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे 100%। तो मुझ पर भरोसा करके वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। तो कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इसमें सिर्फ आपको 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात करूं, अभी फॉर्म आने वाला है एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट का 2021। तो उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो या फिर स्टार्ट नहीं किए हो, तो इस स्ट्रैटेजी प्लान को आप यूज़ करके सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस की अगर बात कर लें तो इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है इंग्लिश, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपको 30 मार्क्स के होते हैं, जो आपको 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। सेक्शनल टाइम होता है। और दूसरा होता है क्वांट का, यानी मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के, और इसका सेक्शनल टाइम भी 20 मिनट का होता है। तीसरा सेक्शन होता है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के, जिसका सेक्शनल टाइम 20 मिनट्स का होता है। मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, आपको कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो बैंकिंग का प्रीलिम्स, तो पैटर्न आपका सेम ही रहता है, सिलेबस आपका सेम ही रहता है। आपके इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आपको 1 आवर में सॉल्व करना होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है जो लोग बिगनर हैं उन लोगों के लिए। और जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी एक आध नंबर से प्रीलिम्स नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे इंग्लिश का टैब ही ओपन होगा। तो इंग्लिश को लोगों ने बहुत डरा दिया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट इसे बना दिया है। सब लोगों ने ये बता के रखा है कि इंग्लिश को सिर्फ वही लोग क्रैक कर सकते हैं ईजिली जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हों, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। हिंदी मीडियम वाले अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी बातें जो हैं वो एकदम गलत है। इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सिर्फ रीडिंग के माध्यम से। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, मैंने बताया हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। मेरी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसमें भी मैंने बताया कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है रीडिंग। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखती है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, किस तरह से समझते हो। वो आपको एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को नहीं देती है, वो सिर्फ एक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को देती है। लैंग्वेज क्या होता है? जो एक आदमी अपनी बात को दूसरे आदमी तक पहुंचाता है, समझाने की कोशिश करता है, उसे ही हम लैंग्वेज कहते हैं, जिस भी माध्यम से समझाने की कोशिश करता है। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगला इंसान को समझाना, यही है लैंग्वेज। तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है। और बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से इम्प्रूव कर सकते हो। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंग्लिश में रीडिंग करने के लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है एडिटोरियल, क्योंकि इंग्लिश का जो आरसीज आता है बैंकिंग में, जो भी चीज़ें आती हैं वो एडिटोरियल से मैच होती है। किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देख लीजिए, उसी तरह की इंग्लिश पूछी जाती है बैंकिंग के एग्ज़ाम में। तो हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि हम स्मार्ट वर्क करें। एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी पे फोकस करें, ताकि हमारा एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़िए डेली बेसिस पे, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, आप जो प्रेफर करते हो, बस उसका एक एडिटोरियल आपको डेली के डेली पढ़ना है।
आपको अपना रूटीन बना लेना है। जैसे आप डेली ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, उसी का पार्ट बना लेना है आपको कि डेली आपको 1 आवर इंग्लिश रीडिंग में देनी है, एक एडिटोरियल पढ़ना है। अब पढ़ने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको रीडिंग करके निकल जाना है। आपने रीडिंग किया पूरा पैराग्राफ, फास्ट आपको रीडिंग बहुत अच्छी आती है, बट एट द एंड आपको पैराग्राफ में समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने कहा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपने जब उसकी पूरी बात सुनी और आपको समझ ही नहीं आई तो फिर लैंग्वेज का क्या मतलब। मेरा पढ़ने से ये मतलब है कि आप लोग उस लैंग्वेज को पढ़िए और समझ में भी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आप जब एडिटोरियल लेकर बैठोगे पढ़ने के लिए तो एडिटोरियल का एक लाइन से लेकर पहला फुल स्टॉप तक उसे पूरा पढ़ोगे। पढ़ने के बाद उसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता वो आप एक नोटबुक में नोट करोगे, और आप किसी डिक्शनरी, आजकल तो मोबाइल में डिक्शनरी आती है, डिजिटल डिक्शनरी, उस पर आप सर्च कर लोगे उस वर्ड का मीनिंग, या फिर गूगल से सर्च कर लोगे और उसका मीनिंग उस नोटबुक में लिख लोगे। और जो आपने पहला सेंटेंस पढ़ा है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फुल स्टॉप तक, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ट्रांसलेटर भी अवेलेबल है आज फ़ोन पे, तो आप फ़ोन पे ट्रांसलेटर के माध्यम से ट्रांसलेट करके उसका हिंदी देख लोगे और समझने की कोशिश करोगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। पहले खुद से समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो ट्रांसलेटर की हेल्प लीजिए। मेरा मतलब है पढ़ने से कि आपको उस एडिटोरियल को पढ़ना भी है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना भी है। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हो, उसका सारा मीनिंग समझ लेते हो, जो हार्ड वर्ड्स है उसे नोट कर लेते हो, उसके बाद फिर दूसरे पैराग्राफ यानी कंक्लूजन में जाते हो, उसे पढ़ते हो, उसे समझते हो और हार्ड वर्ड्स को नोट कर लेते हो। आपका काम अभी ख़त्म हो गया। मॉर्निंग में आप 1 घंटा रीडिंग को दे दिए। अब जो आपने हार्ड वर्ड्स नोट किया, उसका मीनिंग नोट किया है, उसे आप रात को सोने से पहले एक बार लर्न कर लोगे, याद कर लोगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो और वही वर्ड्स आपके दोबारा रिपीट हो तो आपको उस वर्ड्स की मीनिंग उस समय पता होंगे, क्योंकि आपने पहले लर्न किया हुआ है। जब बार बार वो वर्ड्स आपके पैराग्राफ में इंक्लूड होने लगेंगे, मिलने लगेंगे, तो फिर आपको उसके मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आप स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बहुत बोरिंग लग सकती है। स्टार्टिंग में जब आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे तो एक लाइन भी समझ में नहीं आ रही, मैं आगे क्या करूँगी, एक भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा, सारे के सारे हार्ड वर्ड्स में नोट कर ले रही हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत बोरिंग लगेगा। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको गिव अप नहीं करना है, इसे डेली बेसिस पे एक रूटीन बना लेना है। चाहे जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े आपको करनी है, डेली आपको एक एडिटोरियल फिनिश करना है। आपको अगर एडिटोरियल हार्ड लग रही है तो आप पहले स्टोरी से शुरू कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा स्टोरी बेस्ड आरसीज, बहुत सारे आरसीज मिल जाएंगे आपको, आप उसे पढ़ लीजिएगा। धीरे धीरे स्टोरी आपको समझ में आने लगेगी, फिर आप एडिटोरियल की ओर मूव कीजिएगा। बट रीडिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है। मेरी बात मानिए, अगर आप 1 साल 1.5 साल ये लगातार कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश से अच्छी और किसी की इंग्लिश नहीं हो सकती है। जहां आप 2-3 मार्क्स लाते थे अब आप वहां पे 20-25 मार्क्स लाओगे आउट ऑफ 30। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, बस आपको अपनी आदत बना लेनी है कि आपको रीडिंग डेली बेसिस पे करनी है। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, आपको छोड़ने का मन करेगा, बट आपको ठीक बन के रहना है, छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। डेली बेसिस पे आपको रीडिंग करते रहनी है। बस इंग्लिश में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। इंग्लिश में इतना कर लेने के बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रीडिंग करते हो उससे आपको क्या क्या मिल जाती है, वोकैब मिल जाता है, पैरा जंबल भी सॉल्व करना आपको रीडिंग से ही आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट और पैसेज पढ़ने की एफिशिएंसी, सारी कुछ आपको यहाँ रीडिंग स्किल से ही मिल जाएगी और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रहे बात ग्रामर की, तो ग्रामर के आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन के, जो कि ग्रामर बेस्ड होता है। वो भी आप जब रीडिंग करते रहते हो तो आप लगातार जब एक सेंटेंस पढ़ते रहते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, एटसेट्रा। ग्रामर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग से आपका ग्रामर भी अच्छा होता है। बट आपको ग्रामर के रूल्स याद करने हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, 5 मार्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बाकी के 25 मार्क्स आपके रीडिंग स्किल से है। तो मेरा कहना है कि सिर्फ रीडिंग स्किल पे आप अपनी ध्यान दीजिए, ग्रामर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ग्रामर पढ़ते रहते हैं, पूरे साल भर ग्रामर के हज़ारों रूल्स याद करते रहते हैं, बट फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे बेस्ट थिंग है कि आप रीडिंग अच्छी करें, रीडिंग स्किल आपकी बढ़ेगी तो आपका इंग्लिश वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। मेरी बात मान के देखिए, एक बार साल भर 6 महीने पढ़ के देखिए, फिर आप बोलिएगा कि आपकी इंग्लिश क्या थी
और क्या हो गई। इसे अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में, तभी आप ये वीडियो देखिए, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है प्लीज़। अब बात करते हैं मैथ्स की और रीजनिंग के। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को आप इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 20 मिनट में आप 35 आउट ऑफ 35 कर पाएँ। मतलब दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको ज़्यादा पसंद है, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है, जो आपकी बहुत अच्छी है, तो उसे आप इतना स्ट्रांग कर लीजिए, प्रैक्टिस करके इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि डेली आपके 35 में से 35 बन जाए 20 मिनट में। बस इतना ही करना है। तो मैक्सिमम लोगों की रीजनिंग ज़्यादा अच्छी होती है और रीजनिंग मैथ्स के कंपैरेटिवली आसान भी होती है। तो आप रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रीजनिंग आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो 20 मिनट्स में आपके 35 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो और आपकी रीजनिंग अच्छी है। तो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप मैथ्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि 35 आउट ऑफ 35 आप 20 मिनट में बना सको। तो बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में होता क्या है, पजल होती है, 2-3 पजल आ जाती है, सिलॉक्स आ जाता है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन आते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, पजल्स का रहता है। और प्रीलिम्स लेवल की पजल बहुत हार्ड नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पजल सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप स्पीड से एक्यूरेसी के साथ जो है वो पजल सॉल्व कर पाएंगे। तो रीजनिंग में सारे टॉपिक पे पहला बेस क्लियर कर लीजिए, आप लोग बेसिक क्लियर कर लीजिए अगर आप बिगनर है तो सारे चैप्टर्स के। उसके बाद प्रैक्टिस में लग जाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी। तो रीजनिंग आपकी अच्छी हो जाती है। तो इसमें आप 35 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट आ जाते हैं आपके 35 क्वेश्चन। इंग्लिश में मैंने बताया 25 आपके आराम से आ जाएंगे। चलिए 25 नहीं तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 35 और 20 कितने हो गए, 55। आपने 2 सब्जेक्ट से 55 स्कोर कर लिया है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आप लोगों को बता दूं, आप लोग गलती क्या करते हो, स्टार्टिंग से आप अर्थमेटिक पढ़ते रहते हो, अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो, सारे तरह के क्वेश्चंस कर लेते हो, बट एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10, जो कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सारे लोग अर्थमेटिक पे ध्यान देते हैं, अर्थमेटिक के पीछे भागते हैं कि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा है, वेटेज है, बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो पूरा साल भर वो लोग अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट सीखने में लगा देते हैं, बट एग्ज़ाम में उसका कोई हमें वेटेज नहीं मिल पाता। वेटेज कहाँ से होता है एग्ज़ाम में मैथ्स में, तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआईज हो गया, ये सारी चीज़ों का वेटेज होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अर्थमेटिक को इग्नोर भी करते हो, मेरा मतलब है अर्थमेटिक, ये नहीं बोल रही हूँ कि मत पढ़ना, अर्थमेटिक पढ़ लो, बेस क्लियर कर लो, मेंस में काम आएगी। बट प्रीलिम्स में क्या होता है, हमारी स्पीड देखी जाती है, हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम अर्थमेटिक सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हमारे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है वहाँ पर। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर आप प्रीलिम्स में इग्नोर करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बाकी सेक्शंस को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कम समय में जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और अर्थमेटिक थोड़ा टाइम टेकिंग है और इससे ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता। तो अब अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन नहीं भी बनाते तो क्या हो गया, 20 मिनट में आप 25 क्वेश्चन तो बना सकते हो बाकी के इधर। तो 25 यहाँ से आपने स्कोर कर लिया, 55 आपने वहाँ से स्कोर कर लिया था। कितना मार्क्स हो गया आपका पता है आपको, 80। और 80 काफ़ी है किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अभी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा रही है तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना होगा, थोड़ा मैथ्स में, थोड़ा इंग्लिश में इम्प्रूव करना होगा। वो सब प्रैक्टिस किए, लेकिन जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, जो बिगनर है, उनके लिए ये मार्क्स सफिशिएंट है। तो बस यही कहूँगी कि मैथ्स में जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, जैसे आपका अर्थमेटिक के यही कुछ 10-12 चैप्टर्स होंगे, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज, पार्टनरशिप, इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो यह सारे चैप्टर्स जो है, एक बुक होती है RS अग्रवाल जी की, वो बुक आप ऑफलाइन परचेज कीजिए। इसमें आपके सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन, क्वेश्चंस सारे तरह के दिए हुए हैं। उस चैप्टर्स के उस बुक से सारे चैप्टर को एक एक बार कर लीजिए, सारे चैप्टर के बेसिक आपके क्लियर हो जाएंगे, वो आपको आगे काम आएंगे। एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो आपके सामने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, डीआईज होंगे, सिंप्लीफिकेशन होगा,
मिसिंग नंबर सीरीज होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। ये सारा चीज़ इजी होता है। एक एक बार आप सब चैप्टर के बेसिक कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करके इसे इतना स्पीड कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन स्पीड आपकी इतनी अच्छी हो जाए कि आप कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। तो मान लेते ये 2500 क्वेश्चन आपके 15 मिनट में सॉल्व हो गए, 15-17 मिनट में सॉल्व हो गया। अभी भी आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है। 3 से 4 मिनट में आप 4-5 क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक के भी सॉल्व कर लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर आपको प्रीलिम्स पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे भी किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रीलिम्स हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बात मान के देखिए, मेरे इस स्ट्रेटजी को एक बार अप्लाई करके देखिए। 110% आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर होगा। आपको आज से अभी इसी वक्त से ये सोच लेना है कि आपको डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल करना है। आपको 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं। 2 घंटे रीजनिंग को देकर आपको उसे एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ 1 घंटा मैथ को दीजिए। मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनाइए, नंबर सीरीज बनाइए, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनाइए, डीआईज बनाइए। अगर 1 घंटा सफिशिएंट नहीं है तो आप इसे भी 2 घंटा दीजिए, बट कोई एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना लीजिए। तो ये आपकी तीनों सेक्शंस की प्रैक्टिस हो गई। जब ये प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे। जब आपके एग्ज़ाम दूर हैं तो आप डेली बेसिस पे 1 या 2 मॉक्स लगाइए, और जब आपकी एग्ज़ाम पास आ जाती है तो आप डेली 3-4 मॉक लगाइए। क्योंकि इतना नहीं करने से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। 8,000 10,000 वैकेंसी होती है तो 10-15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। आपको उन भीड़ में शामिल नहीं होना है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करने हैं। मेंस की स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी बताऊंगी। ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थी जो आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप अभी से इसी वक्त से मेरी बात को मान के लग जाइए। 110% आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। मैं सिर्फ यूँ ही नहीं बोल रही, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने न जाने कितने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, और अब इनफैक्ट अपना लाइफ का फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी क्लियर किया है। आप लोगों ने अगर मेरा स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, मेरे लाइफ का फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है। और मेंस की स्ट्रेटजी बहुत जल्दी बनाऊँगी। ये थी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, आप इसे फॉलो करके देखिए, ये डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।